यार कभी सोचा है हम सब यहाँ क्यों हैं? क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना, काम करना और फिर एक दिन चले जाना है? या इंसान कुछ ज्यादा बन सकता है? मे बी समथिंग बेटर, कुछ सुपर। हाँ बिल्कुल। ये सवाल उठाया था एक जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिख नीत्शे ने। अपनी सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल किताब द स्पोक ज़ीरत्सट्रा में। एग्जैक्टली और ये सवाल देखो 100 साल से ज्यादा पुराने होकर भी आज शायद पहले से ज्यादा रेलेवेंट लगते हैं ना। हाँ बिल्कुल, स्पेशली जब पुरानी वैल्यूज, पुराने विश्वास सब पर सवाल उठ रहे हो। सही बात है। तो डिकोडिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बातें करेंगे नीचे के इसी जबरदस्त काम की। कौन था ये ज़रथुस्त्र, ये सुपरमैन या जिसे वो यूबरमेंश कहते हैं, ये आइडिया क्या है, और ये थोड़ा चक्करदार कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं इटर्नल रिटर्न, शाश्वत वापसी। हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे कि नीचे ने ये रेवोल्यूशनरी किताब कैसे लिखी, किन पर्सनल स्ट्रगल से गुजरते हुए लिखी, और क्यों उनके आइडियाज आज भी हमें एक तरह से किक देते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं मोरालिटी के बारे में, मीनिंग के बारे में, और हाँ, इंसान होने का मतलब क्या है। बेसिकली एक तरह की गहरी पड़ताल नीचे के विचारों की। तो चलो फिर खोलते हैं नीचे की इस कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग सोच की परतों को। लेट्स डिकोड दिस। ओके, तो देखो, स्टार्ट करने के लिए ये समझना जरूरी है कि नीचे ये सब बातें करी क्यों रहे थे। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, उनका वो फेमस, बल्कि कहो इनफेमस कोट है, गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है। सुनने में शॉकिंग लगता है ना। हाँ, मतलब अरे लिटरली तो नहीं कह रहे होंगे। उनका मतलब क्या था आखिर? एग्जैक्टली उनका मतलब ये नहीं था कि कोई एक्चुअल भगवान थे जो मर गए। ये ज्यादा था गॉड के आइडिया के बारे में, अच्छा, जो वेस्टर्न सोसाइटी के लिए आप कह सकते हैं मोरालिटी और मीनिंग का फाउंडेशन था। वो अपनी पावर खो रहा था, साइंस आगे बढ़ रहा था, धर्म का असर कम हो रहा था, पुरानी जो सर्टेनिटीज थीं वो हिल रही थीं। अच्छा, तो अगर वो फाउंडेशन जिसपे सब कुछ टिका था वो हिल गया, तो इंसान कहाँ जाएगा फिर? क्या गाइड करेगा हमें? कैसे पता चलेगा क्या सही क्या गलत? मतलब कंफ्यूजन ही होगा ना। प्रिसाइजली, बिल्कुल यही नीचे का कोर कंसर्न था। अगर ट्रेडिशनल वैल्यूज खोखले हो गए हैं तो क्या इंसानियत नाइलिज्म में डूब जाएगी, मतलब ये मानना कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर क्या कोई और रास्ता है? क्या इंसान खुद नए वैल्यूज, नए मूल्य क्रिएट कर सकता है? एंड दैट्स वेयर ज़ाराथुस्ट्रा एंटर्स द पिक्चर। राइट, ज़रथुस्त्र, वो प्रॉफिट जैसा फिगर जो पहाड़ों में सालों गुजारने के बाद नीचे आता है दुनिया को कुछ नया सिखाने। करेक्ट, वो एसेंशियली ये बताने आता है कि गॉड इज डेड के बाद जो वॉइड आया है, जो खालीपन है, उसे कैसे भरें। अच्छा, नीचे के लिए ये वॉइड डरावना नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी, इंसान के लिए अपनी पुरानी लिमिटेशंस को ओवरकम करने का मौका, इवॉल्व होने का। और यहीं पर आता है उनका सबसे फेमस और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड आइडिया, दी यूबरमेंश या सुपरमैन। हाँ, यूबरमेंश। देखो, ज़रथुस्त्रा की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग यही है, इंसान एक ऐसी चीज है जिसे पार किया जाना है। मतलब मैन इज समथिंग दैट इज टू बी surpassed। इंसान कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ब्रिज है, एक रस्सी है खाई के ऊपर। वेट, मतलब हम जो हैं ये काफी नहीं है, हमें लगातार खुद को ओवरकम करना है। एग्जैक्टली इंसान अपनी करंट स्टेट से आगे बढ़ सकता है, इवॉल्व हो सकता है। यूबरमेंश कोई कॉमिक बुक वाला सुपर हीरो नहीं है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। नहीं नहीं, ये ह्यूमैनिटी के लिए एक लक्ष्य है, एक ऐसा इंसान जो अपनी वीकनेसेस पर जीत हासिल करता है। तो कैसा है ये यूबरमेंश? क्या चीज उसे डिफाइन करती है? ये वो है जो सोसाइटी की दी हुई पुरानी मोरालिटी, जिसे नीचे थाउ शेल्ट यानी तुझे ये करना चाहिए कहते हैं, उसे चैलेंज करता है, उसे तोड़ता है। अच्छा, और अपनी विल पावर से, अपने आई विल यानी मैं करूंगा से नए वैल्यूज क्रिएट करता है। वो सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करता, वो मीनिंग क्रिएट करता है। यार ये तो बहुत रैडिकल बात है। मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करने, बल्कि उन्हें क्वेश्चन करके उनसे आगे बढ़कर अपने रूल्स, अपनी वैल्यूज बनाना, ये तो सब कुछ हिला देता है। इट एब्सोल्युटली डज। नीचे इसे सबसे अच्छी तरह से गठित प्रकार, मोस्ट थोरली वेल कॉन्स्टिट्यूटेड टाइप कहते हैं, जो मॉडर्न, कंफर्टेबल, हर्ड मेंटालिटी वाले इंसानों के बिल्कुल ऑपोजिट है। और वो लास्ट मैन या आखिरी आदमी का जिक्र भी करते हैं ना, एक चेतावनी की तरह। हाँ बिल्कुल, ज़रथुस्त्र भीड़ को लास्ट मैन के बारे में वार्न करते हैं। ये वो लोग हैं जो लाइफ में बस कंफर्ट, सिक्योरिटी और इक्वालिटी चाहते हैं। कोई रिस्क्स नहीं, कोई बड़े एम्बिशंस नहीं, बस अपनी छोटी छोटी खुशियों में खोए हुए। ज़रथुस्त्र कहते हैं, कोई चरवाहा नहीं
और एक ही झुंड, नो शेपर्ड एंड वन हर्ड। वो इस मीडियोक्रिटी से, इस औसत दर्जे से नफरत करते हैं। उनके लिए ये ह्यूमैनिटी का डेड एंड है। इसको समझाने के लिए वो ड्रैगन वाला मेटाफॉर भी यूज करते हैं शायद, वो 3 रूपांतरणों में। हाँ, 3 मेटामॉर्फोसिस। ये बड़ा पावरफुल इमेज है। वो कहते हैं कि स्पिरिट या आत्मा के एवोल्यूशन में स्टेजेस होते हैं। पहला है कैमल, यानी ऊंट। हाँ, जो बोझ उठाता है, ओबीडियंट है, सोसाइटी और ट्रेडिशन के सारे रूल्स थाउशाल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, द ड्यूटीफुल फॉलोअर, जो कहा मान लिया। देन कम्स द लायन, यानी शेर। शेर को चाहिए फ्रीडम, वो अपने रेगिस्तान का मालिक बनना चाहता है। वो इस पुराने थाउशाल्ट वाले ड्रैगन से लड़ता है, जिस पर हजारों साल की वैल्यूज सोने की पपड़ियों की तरह चमक रही हैं। शेर कहता है आई विल, मैं करूंगा। वो पुराने वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करता है, कहता है अ होली ने, एक पवित्र नहीं। अच्छा, तो ये आजादी की लड़ाई वाला स्टेज हुआ, ब्रेकिंग फ्री। यस, लेकिन शेर, जो आजादी के लिए जरूरी है, वो नए वैल्यूज क्रिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ तोड़ सकता है। अच्छा, क्रिएशन के लिए आत्मा को बनना पड़ता है एक चाइल्ड, यानी बच्चा। वो कैसे? बच्चा इनोसेंस का सिंबल है, भूलने का, एक नई शुरुआत का, एक खेल की तरह, अ सेल्फ रोलिंग व्हील। बच्चा पास्ट के बोझ से फ्री है। वो कहता है अ होली ये, एक पवित्र हाँ, लाइफ को हाँ, क्रिएशन को हाँ। बच्चा ही नए वैल्यूज क्रिएट करता है। ओबरमेंश इसी बच्चे की तरह है जो नया रचता है। वाओ, ऊंट से शेर, फिर बच्चा, कमाल की यात्रा है ये तो ट्रांसफॉर्मेशन की। बट वेट, ये सब सिर्फ फिलोसॉफिकल आइडियाज तो नहीं है ना? मतलब इस किताब में नीचे का अपना दर्द, उनका स्ट्रगल भी तो झलकता है। डेफिनेटली, ये किताब सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। उनकी बहन ने इंट्रोडक्शन में लिखा भी है कि ये उनके सबसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनकी दोस्ती, आइडियल्स, होप्स और दुखों का इतिहास है। ये बहुत गहरे दर्द और अकेलेपन से निकली है। मैंने सुना है इसका कोर आइडिया उन्हें एकदम अचानक आया था, जैसे कोई बिजली कौंधी हो। हाँ, अगस्त 1881 में जब वो स्विट्जरलैंड में सिल्स मारिया की पहाड़ियों पर घूम रहे थे, उन्हें लगा जैसे कोई रेवलेशन हुआ हो। स्पेशली जो इटर्नल रिटर्न का आइडिया है, वो इसे म्यूजिक सुनने की कला के रीबर्थ से जोड़ते हैं। एंड द राइटिंग प्रोसेस इटसेल्फ वाज इंटेंस, मतलब लिखने की प्रक्रिया एक्सट्रीमली इंटेंस, छोटी-छोटी बर्स्ट्स ऑफ इनक्रेडिबल इंस्पिरेशन। पहला पार्ट फरवरी 1883 में इटली के रपालो में सिर्फ 10 दिन में लिखा गया। 10 दिन में? क्या बात है। हाँ, इंटरेस्टिंगली ठीक उसी टाइम जब रिचर्ड वैगनर की वेनिस में डेथ हुई, जिनसे नीचे का काफी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता रहा था। वाओ, और बाकी पार्ट्स? दूसरा पार्ट भी करीब 10 दिन में, समर 1883 सिल्स मरिया में। तीसरा पार्ट विंटर 1883-84 में फ्रांस के नीस में। बट ये पीरियड उनके लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट कैसे, मतलब क्या परेशानियां थी? वेल, वो दोस्तों से मिली निराशा से जूझ रहे थे। दोस्ती उनके लिए बहुत सीक्रेट थी। गहरा अकेलापन था, जिसे वो इनडिस्क्राइबेबल फॉरसेकननेस कहते हैं। ओह, हेल्थ खराब थी, इन्फ्लुएंजा था, ठंडी बारिश वाली सर्दियां, आसपास शोर, इन सब के बावजूद ये जबरदस्त क्रिएटिविटी निकली। दैट्स इनक्रेडिबल। इतनी मुश्किलों के बावजूद लिखना, और जब किताब आई तो रिसेप्शन कैसा था? लोगों ने कैसे लिया इसे? उनके लिए काफी डिप्रेसिंग था। उनके करीबी दोस्त और कॉन्टैक्ट्स ही इसे समझ नहीं पाए, या फिर गलत समझा। नीचे को लगा कि वो बस हवा में बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। उन्हें बहुत दुख हुआ कि इतने पैशन से लिखने के बाद भी कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, समझ नहीं पा रहा। हाँ, ये जानने के बाद तो किताब और भी मार्मिक लगती है कि इन महान विचारों के पीछे इतना मानवीय संघर्ष था। ओके, चलो वापस आते हैं दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट्स पर। हमने उबरमेंश और मेटामॉर्फोसिस की बात की। विल टू पावर के बारे में क्या? विलिट्स और माख्त? यस, विलिट्स और माख्त, ये नीचे का एक और फंडामेंटल आइडिया है। उनके अनुसार लाइफ का बेसिक ड्राइविंग फोर्स सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन या विल टू एग्जिस्ट नहीं है, जैसा पहले सोचा जाता था। अच्छा, तो फिर क्या है? इट्स मोर देन दैट। ये ड्राइव है एक्सपैंड करने की, डोमिनेट करने की, क्रिएट करने की, ओवरकम करने की, बेसिकली शक्ति प्रदर्शन करने की, पावर एग्जॉर्ट करने की। पावर मतलब राजनीतिक शक्ति, दूसरों पर हावी होना? जरूरी नहीं कि सिर्फ वो क्रूड पॉलिटिकल सेंस में हो, ये ज्यादा ब्रॉड है। ये हर जीवित चीज में एक अंदरूनी ड्राइव है, ग्रो करने की, स्ट्राइव करने की, मास्टरी हासिल करने की,
अपने पोटेंशियल को फुलेस्ट एक्सप्रेस करने की। जैसे एक पेड़ सूरज की रोशनी के लिए ऊपर बढ़ता है, एक आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करता है, यहाँ तक कि एक विचार जो खुद को स्थापित करने की कोशिश करता है, ये सब विल टू पावर के एक्सप्रेशंस हैं। लाइफ लगातार खुद को ओवरकम करती है और ज्यादा बनने के लिए। तो ये सिर्फ जीने की बात नहीं है, बल्कि थ्राइव करने की, बढ़ने की और ज्यादा ताकतवर बनने की है। जैसे कोई अंदरूनी इंजन है जो हर चीज को आगे धकेल रहा है। एग्जैक्टली। नीचे मानते थे कि लाइफ इटसेल्फ इज विल टू पावर। हम जो कुछ भी करते हैं, लाइफ जो कुछ भी करती है, वो इसी फंडामेंटल ड्राइव से निकलती है, अपनी पावर को एनहांस करने के लिए। ओके, ये तो लाइफ को देखने का एक बहुत पावरफुल नजरिया है। और फिर आता है वो सबसे भारी वाला, सबसे रहस्यमयी शायद, इटर्नल रिटर्न, एविगे वीडरकुंस्ट। हाँ, एविगे वीडरकुंस्ट, ये नीचे का या कहो ज़रतुस्त्र का सबसे गहरा, सबसे अबिस्मल थॉट है, रसातल वाला विचार। आइडिया यह है, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, हर खुशी, हर गम, हर विचार, हर छोटी से छोटी डिटेल, वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रिपीट होगा, अनंत बार। क्या? तुम ये जिंदगी अनगिनत बार पहले जी चुके हो और तुम इसे अनगिनत बार फिर से जियोगे, बिना किसी बदलाव के। वेट, सीरियसली? सब कुछ? बुरे से बुरे पल भी, गलतियां, दुख, बार बार, हमेशा के लिए? ये तो भयानक है। चक्कर आ गया सुन के। ये भयानक है, यही तो पॉइंट है। नीचे इसे एक अल्टीमेट टेस्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं। टेस्ट? हाँ, किताब में एक सीन है। एक चरवाहे के मुंह में एक काला सांप घुस जाता है और उसका गला घोंटा है। ज़रथुस्त्र चिल्लाते हैं, कॉट, उसका सिर काट डालो। और चरवाहा सांप का सिर काट देता है और फिर हंसने लगता है। यस, वो सांप इटर्नल रिटर्न की भयावहता का प्रतीक है। उसका सिर काटना मतलब इस भयानक विचार का सामना करना, उसे स्वीकार करना और उसे ट्रांसफॉर्म कर देना, उस घुटन को हंसी में बदल देना, एफर्मेशन में। तो ये सिर्फ एक डरावनी संभावना नहीं, बल्कि एक चुनौती है, एक सवाल है। प्रिसाइजली, ये लाइफ का अल्टीमेट एफर्मेशन है, सबसे बड़ी। हाँ, सवाल ये है, क्या तुम अपनी जिंदगी से, इसी जिंदगी से, उसके सारे दर्द और सारी खुशियों के साथ इतना प्यार कर सकते हो कि तुम चाहो कि ये अनंत काल तक लौटती रहे, बिल्कुल वैसी ही, हमेशा? क्या तुम हर चीज को हाँ कह सकते हो, दुख को भी? वाओ, ये तो बहुत भारी सवाल है। अगर कोई सच में इस पे हाँ कह सकता है तो उसने वाकई अपने अस्तित्व को पूरी तरह अपना लिया है। क्या बेंचमार्क है? है तो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में नीत्शे पिटी यानी दया की भी आलोचना करते हैं, स्पेशली भगवान की इंसान के प्रति दया की। वो कहते हैं, ईश्वर मर चुका है, मनुष्य के प्रति उसकी दया ने उसे मार डाला। ओह, का सामना करने और उन्हें ओवरकम करने से रोकती है। ऊबरमेंश को दया की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो अब इन सबको एक साथ लाते हैं। हमारे पास है ईश्वर की मृत्यु, फिर ऊबरमेंश, विल टू पावर, इटर्नल रिटर्न। यहाँ बड़ी तस्वीर क्या बन रही है, सिंथेसिस क्या है? बेसिकली गॉड इज डेड के साथ मीनिंग का पुराना सोर्स चला गया, ज़रथुस्त्रा या नीचे कह रहे हैं। अब मानवता की ये जिम्मेदारी है और मौका भी कि वो अपना खुद का अर्थ और मूल्य बनाए। अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है जवाबों के लिए, जवाब हमारे अंदर हैं, हमारी क्षमता में है खुद को पार करने की। तो ऊबरमेंश लक्ष्य है, वो वैल्यू क्रिएटर, विल टू पावर वो इंजन है जो इस सेल्फ ओवरकमिंग को ड्राइव कर रहा है। यस, और इटर्नल रिटर्न वो अल्टीमेट टेस्ट है और इस खुद से बनाई गई जिंदगी का अफर्मेशन है। अगर तुम उस जिंदगी की शाश्वत वापसी चाह सकते हो जिसे तुमने बनाया है, उसके सारे संघर्षों और जीतों के साथ, तो तुमने लाइफ अफर्मेशन का सर्वोच्च रूप हासिल कर लिया है। तुम एक क्रिएटर बन गए हो जो अस्तित्व को उसकी संपूर्णता में हाँ कहता है। तो आज लोगों को इन सदियों पुराने विचारों की परवाह क्यों करनी चाहिए? आज इनकी रेलेवेंस क्या है? क्योंकि ये हमें चैलेंज करते हैं अपने खुद की जिंदगी को जांचने के लिए। क्या हम ऑथेंटिकली जी रहे हैं? क्या हम सिर्फ झुंड के पीछे चल रहे हैं, उन लास्ट मैन की तरह जो सिर्फ आराम चाहते हैं? या हम अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खुद के वैल्यूज बनाने की, सच में जीने की? ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं। ये हमें मजबूर करते हैं मुश्किल सवाल पूछने पर, हमारी अपनी पोटेंशियल के बारे में, दुख के साथ हमारे रिश्ते के बारे में, और हम सच में किसे महत्व देते हैं, ये अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। एग्जैक्टली। ये कोई आसान फिलॉसफी नहीं है,
लेकिन नीचे का मानना था कि महानता कभी आसानी से नहीं मिलती। ओके, तो आज की बातचीत के 3 सबसे दिमाग घुमा देने वाले टेकअवेज रिकैप करते हैं। फर्स्ट, इंसान सिर्फ एक पुल है जिसे पार किया जाना है। हमें इबरमेंश की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी सीमाओं को पार करना और नए मूल्य बनाना। सेल्फ ओवरकमिंग इज की। सेकंड, जिंदगी का मूल चालक सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि विल टू पावर है, बढ़ने, बनाने, मास्टर करने और ज्यादा बनने की ड्राइव। एंड थर्ड, इटर्नल रिटर्न का कॉन्सेप्ट, वो अल्टीमेट टेस्ट। क्या आप अपनी जिंदगी को उसके सारे उतार चढ़ाव के साथ इतनी पूरी तरह से अफर्म कर सकते हैं कि आप उसकी अनंत पुनरावृत्ति की इच्छा करेंगे? जिंदगी के लिए परम हाँ। ज़रथुस्ट्रा सेल्फ ओवरकमिंग पे बहुत जोर देते हैं, लगातार खुद से आगे बढ़ना। लेकिन ये मेरे मन में एक आखिरी सवाल खड़ा करता है। हाँ, पूछिए। क्या इसमें कोई खतरा है? क्या ये लगातार ओवरकम करने की ड्राइव, ये ओवरमेंश बनने की अनवरत खोज अपने आप में एक नई तरह की तानाशाही बन सकती है? सुपर बनने की कोशिश में क्या हम वो चीज खोने का जोखिम उठाते हैं जो हमें इंसान बनाती है? शायद करुणा जैसी कोई चीज? ये एक बहुत गहरा और क्रिटिकल सवाल है। यूगेमेंश आइडिया की इंटरप्रिटेशन और उसके संभावित दुरुपयोग पर दार्शनिक नीत्शे के समय से ही तीखी बहस करते आए हैं। ये यकीनन एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। आदर्श शक्तिशाली है, लेकिन रास्ता खतरनाक हो सकता है अगर उसे गलत समझा जाए। डेफिनेटली। कुछ सोचने के लिए आज की इस जबरदस्त वैचारिक यात्रा के लिए बस इतना ही। सवाल करते रहें, खोजते रहें और डिकोड करते रहें।